नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मर्दरा जी के क्लासेज में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर अध्याय 2 वो चल रहा है और उसके अंदर हमने 3 प्रमुख जनजातियाँ पढ़ ली है। पहली जनजाति पढ़ी हमने एस्किमो, दूसरी पढ़ी बुशमैन, तीसरी पढ़ी भील। अब जो चौथी जनजाति है उसके बारे में हम बात करेंगे और वो है गोंड। लेकिन चौथी जो जनजाति है गोंड, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले जो हमने अध्याय फर्स्ट है उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के अंदर, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर संभावित है। और बार बार जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो प्रश्न इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। और इन प्रश्नों में से मैंने प्रयास किया है कि पूरे कंप्लीट प्रश्न है अध्याय फर्स्ट के, जो कि सिलेबस वाइज बोर्ड ने जो पैटर्न ने निर्धारित किया है सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, ताकि आपको इससे अधिक अधिक लाभ मिले, आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले और आप है जो इसका उपयोग करके अपने जो प्रतिशत है, प्राप्तांक है, उसमें इजाफा कर सके। और मैंने इसके अंदर प्रयास किया है कि इसके अंदर मैं आपको इतने प्रश्न हैं जो हल कराऊंगा इस प्रकार से कि आपको बोर्ड परीक्षाओं के अंदर इससे बाहर किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं मिलेगा। बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा और आप आसानी से उसको जज कर लेंगे, आसानी से उसको हल कर पाएंगे। ठीक है। और जो गोंड जनजाति वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो वैसे की वैसे ही चलेगा। जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम गोंड जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं अध्याय फर्स्ट के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए, इनको आप ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो मित्र हैं उनको बताइए। और बाद में जैसे ही आप इसके क्वेश्चन आंसर हल कर लेंगे तो आने वाले समय में आगामी जो क्लासें होंगी उनके अंदर मैं आपको इन सब की PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा। अभी आप इन क्वेश्चन को आराम से समझिए, पढ़िए और जज कीजिए कि आपने आज तक कितना पढ़ा है, आपको कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संभववाद के प्रणेता कौन है? तो बताइए कौन है? आप सबको पता है संभववाद के प्रणेता कौन है। कौन है? पॉल विडाल डिला ब्लास। पॉल विडाल डिला ब्लास। संभववाद के प्रणेता कौन है? पॉल विडाल डिला ब्लास है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेड जेल द्वारा, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। रेड जेल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। अब देखिए, यहाँ पर वो आपसे पुस्तक भी पूछ सकता है, एक ग्रंथ भी लिख सकता है, पुस्तक की जगह से भी लिख सकता है रेड जेल द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप उसका आंसर क्या देंगे? रेड जेल। और अगर ऐसे पूछे रेड जेल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, तो उसका आंसर क्या हो गया? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी हो गया बेटा। क्या हो गया? एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो आप इसको समझ में आ गया आप लोगों को कि रेड जेल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवनियतिवाद क्या है। ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, नवनियतिवाद क्या है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। कमेंट नहीं करेंगे तो फिर अगले क्लास के अंदर जो गोंड जनजाति वाला चैप्टर में आपको वो टॉपिक चलेगी, क्लास चलेगी, उसके अंदर मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने आपको बताया है, बताया नहीं बताया? जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं, उन सारी सभ्यताओं के नाम बताया। मिस्र, यूनान, भारत, बताया नहीं? तो वो इसके अंदर आंसर आ जाएगा। अब 2 भी पूछ सकता है आपसे, 3 भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? देखिए, प्रश्न हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न को समझकर उसका सटीक और सही तरीके से जवाब देना बड़ी बात है। आप प्रश्न का तरीका समझिए कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार आपको जवाब देना है।
अगर आपको उस जो कंटेंट आपसे प्रश्न के अंदर पूछा गया है उस अनुसार जवाब देंगे तो आपको सटीक और प्रामाणिक जवाब रहेगा, तो उससे आपको अच्छे प्राप्तांक मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आपसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि किस भूगोलवेता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, भूगोलवेता का नाम लिखना है। तो किस भूगोलवेता को कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को। किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है भाई। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा प्रश्न नंबर 6। एलन सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये बार बार मैंने आपको इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर 4 से 5 परिभाषाएं भूगोलवेताओं को लिखाई है, और जब मैंने उस समय आपको पढ़ाया था, समझाया था कि इनमें से कोई भी एक परिभाषा है वो आपसे परीक्षा के अंदर पूछी जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए इससे आपसे 2 तरीके से ये प्रश्न है जो आपसे पुटअप किया जाता है एग्जाम में। किस प्रकार से, पहला प्रश्न तो या तो वो क्या करेगा, आपको ये कहेगा कि एलन सैम्पल भूगोलवेता का नाम दे देगा, सीधा सीधा पूछेगा और कहेगा कि साहब ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि परिभाषा लिखी हुई आ जाती है और उसके बाद में ये पूछता है कि ये कथन किसका है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपको दोनों तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है। या तो क्या पूछेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ एलन सैम्पल नहीं है, एलन सैम्पल की जगह यहाँ क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल है, तो आपसे क्या पूछेगा, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब इसकी जगह वो ये भी दे सकता है कि उसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा लिखी हुई दे सकता है और कह सकता है ये कथन किसका है। तो आप आंसर क्या देंगे, फ्रेडरिक रेडजेल। तो समझ में आ गया होगा आप सब लोगों के। तो ये प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट क्वेश्चन है ये कि रुको और जाओ से क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था रुको और जाओ क्या है। रुको और जाओ कि ये निश्चयवाद बताया था मैंने आपको कि ये न नियतिवाद को मानता है और नहीं संभववाद, इन दोनों के बीच के मार्ग का परिलक्षित करता है, जिसके जन्मदाता कौन है, ग्रिफिथ टेलर है, और जिसे किस नाम से जाना जाता है, रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल को किसकी आधारभूत शाखा माना जाता है। अब देखिए इस प्रश्न को, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, मानव भूगोल किसकी बात कर रहे हैं हम, मानव भूगोल की बात कर रहे हैं। ये ऐसे कह रहा है कि मानव भूगोल को किसकी आधारभूत शाखा माना जाता है। मतलब ये जो मानव भूगोल आप विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, ये किसकी आधारभूत शाखा है, किसकी शाखा है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले भूगोल। भूगोल को हमने कितने भागों में बांटा, भूगोल को बांटा 2 भागों में, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के लिए पूछ रहा है कि मानव भूगोल किसकी आधारभूत शाखा है। तो मानव भूगोल किसकी आधारभूत शाखा है, भूगोल की। किसकी आधारभूत शाखा है बेटा, भूगोल की आधारभूत शाखा है कौन, मानव भूगोल। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, रेडजेल के अनुसार, रेडजेल कौन है, रेडजेल फ्रेडरिक रेडजेल, पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। फिर वही प्रश्न आ गया। ठीक है, अभी पहले किसका आया था, एलन सैम्पल की आया था, अब किसका आ गया, फ्रेडरिक रेडजेल का। ठीक है, ऐसे पॉल विडाल डी लब्लास का भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको परिभाषा बढ़िया तरीके से लिखा दी है, क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से समझाती है। फिर भी मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो हमसे लेट जुड़ा है, इस चैनल को लेट सब्सक्राइब किया है, तो वो पुरानी वीडियो चलाकर और पुरानी वीडियो को वापस से देख सकता है। ठीक है, हमारे जो चैनल का नाम है मरुद्रा जी के क्लासेज के नाम से, उसमें जाके उसको वापस से देख सकता है, बढ़िया तरीके से पढ़ सकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्थिव एकता पर जोर देते हुए, पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किसने किया। पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभावों का वर्णन किसने किया है। तो इसका आंसर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर है बेटा फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने दिया है, फ्रेडरिक रेडजेल ने। मतलब पार्थिव एकता पर, ये शब्द आप लोग हैं जो अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। क्या, पार्थिव एकता, यानी उसने पार्थिव पृथ्वी की एकता पर जोर दिया है। किसने, फ्रेडरिक रेडजेल ने।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नियतिवादी कट्टर समर्थक कौन थी? ये मैंने खूब आपको समझाया था बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आशा कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे प्रश्न आ रहे होंगे, अच्छी तरीके से आपके इनके आंसर आप लोगों को आ रहे होंगे। एक तरीके से ये मान लीजिए आपका क्या है, एक तरह से टेस्ट है। अगर किसी के 80% अबव है जो सही हो रहे हैं, तो ये मान लीजिए वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या कर रहा है, हमारी क्लास को ले रहा है, पढ़ रहा है और क्लास को एंजॉय कर रहा है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 12, पॉल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषा लिखिए। अब वही प्रश्न आ गया, देखिए एलन सैम्पल का आ गया, ठीक है, उसके बाद में आपका फ्रेडरिक रेडजेल का आ गया, अब विडाल डी ला ब्लास की पूछ रहा है। इनमें से कोई सी भी एक परिभाषा है जो आपसे परीक्षा के अंदर पूछी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 13, देखिए मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास कब हुआ? बताइए क्या होगा इसका आंसर। मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास कब हुआ? बताइए कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। क्लियर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन किस में आता है? उन सब का अध्ययन किस में आता है? पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन किस में आता है? बताइए किस में आता है? मानव भूगोल में। किस में आता है? मानव भूगोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मानव भूगोल की प्रकृति में केंद्रीय बिंदु। देखिए ये प्रश्न मैंने जब आपको क्लास ली थी तब मैंने आपको दिया था और काफ़ी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था और कई विद्यार्थियों का आंसर गलत था। तो मानव भूगोल की प्रकृति में केंद्रीय बिंदु है किसका? मानवीय क्रियाकलाप। किसका है? मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप। केंद्रीय बिंदु किसका है? मानवीय क्रियाकलाप का है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? इसको मोस्ट क्वेश्चन कर लेना, इसका आंसर लिख लेना भाई। 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक दशाएं, दूसरा मानवीय अनुक्रिया। किसने बांटा है? हंटिंगटन ने। किसने बांटा है? हंटिंगटन ने। आप इसका मोस्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, मानव भूगोल के कोई 2 विषय क्षेत्र। आराम से आप सब लोगों को बढ़िया तरीके से ये आता है। कितने विषय क्षेत्र बताए थे? जितने भी विषय क्षेत्र बताए थे उनमें से आपको सिर्फ कितने लिखने हैं? 2 लिखने। ठीक है भाई, 6 विषय क्षेत्र बताए थे। 6 विषय क्षेत्र में से आपको कोई से भी 2 विषय क्षेत्र जो आपको याद हो उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल के कोई 2 भूगोलवेताओं के नाम बताओ। ये लो, ये क्वेश्चन मैंने जब क्लास ली थी तब बताई थी, ये भी बताया था, ये बताया। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको पूछ रहा हूँ, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो सारे प्रश्न हैं। उनमें से लगभग सारे प्रश्न मैंने जैसे जैसे टॉपिक आया उस अनुसार मैंने आपको क्लास के अंदर हल करवाया है। फिर भी मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो वो मैं आपको वापस से इसको क्लियर करवा रहा हूँ। आप इसको बढ़िया तरीके से समझिए, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए और आगामी परीक्षाओं के लिए अपने मैटर को तैयार कीजिए बेटा। बढ़िया तरीके से इसको समझिए। फिर भी अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई आपत्ति हो, कोई आंसर में आपत्ति हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं उसका समाधान जब अगली क्लास गौण जनजाति लेके आऊँगा उसमें करूँगा बेटा। ठीक है, तो देखिए क्या करें, प्राचीन काल के। अब हमने पढ़ा था प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इनमें से हम कब के प्राचीन काल के 2 भूगोलवेताओं की बात कर रहे थे, तो थेल्स, अनेक्सिमेंडर बताया था मैंने आपको। ठीक है जी, फिर है प्रश्न नंबर 19, भूगोल का जनक। अब देखिए यहाँ विद्यार्थी थोड़ी गड़बड़ करते हैं, यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है भूगोल का जनक बताइए तो वो क्या लिखते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल। नहीं,
फ्रेडरिक रेडजेल तो मानव भूगोल का जनक है, ठीक है ना। फ्रेडरिक रेडजेल तो मानव भूगोल का जनक है, या सिर्फ पूछ रहा है भूगोल का जनक, तो इसका आंसर आपको देना है हिकेटियस। क्या है बेटा? हिकेटियस। क्या है? हिकेटियस। हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। क्लियर? ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। देखिए सॉरी नेक्स्ट बिंदु की ओर। भूगोल का जनक प्रश्न नंबर 19 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। कोई दो जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। अब देखो, जर्मनी के दो भूगोलवेताओं के नाम वो आपसे पूछ रहा है। तो कोई दो जर्मनी के, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हमारी रेट, हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल, याद आएगी मुझे आपको? हाँ, तो वही उनमें से आपको किसी भी दो जर्मन भूगोल, कोई भी दो जर्मन भूगोलवेताओं के नाम आपको लिखने हैं बेटा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 21, मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? जो मैंने क्लास शुरू करते ही जब ये टॉपिक खिला था बताया था, सर्वाधिक मानव भूगोल का विकास कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है बेटा। कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं अगले पेज पे कौन सी क्वेश्चन है और उनको बड़े तरीके से आगे समझते हैं। ठीक है बेटा, देखिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, कोई दो अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम बताने। जैसे अभी जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताए, वैसे मैंने आपको अमेरिकी भूगोलवेताओं के, ब्रिटेन की भूगोलवेताओं के, फ्रांस की भूगोलवेताओं के, सारे जितने भी भूगोलवेताएं थे उन सभी भूगोलवेताओं के नाम जो कि आपके इस अध्याय में दिए हुए थे, आपके सिलेबस में दिए हुए थे, उन सब के नाम मैंने आपको बताया और उनके साथ से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो सारे सत्य मैंने तो आपको क्लियर करवाए हैं बेटा। ठीक है, तो आप उसको बड़े तरीके से क्लास को देखेंगे और जितने भी ये प्रश्न है उन सब का आंसर बड़े तरीके से देने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? अभी देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे छोड़ के आया हूँ कि नवनियतिवाद क्या है, समझाइए कि इसका आंसर आप देंगे। तो जब उसका आंसर देंगे तो उसके साथ आंसर आप ये भी देंगे कि उसके प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको अभी प्रवर्तक दे दूंगा तो आपको अभी याद हो जाएगा कि हाँ इसका जो ये नवनियतिवाद क्या है। तो ये वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा क्या है कि वो था जो लघुतरात्मक है, ये अति लघुतरात्मक है। तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न और लघुतरात्मक 1 प्रश्न आएगा, कुल 4 अंक का होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है बेटा, तो जब उसका आंसर देंगे तो उसके साथ ही आप ये भी लिख देना कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो दोनों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रश्न नंबर 24 की, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। अब देखिए इसके अंदर यहाँ क्या कर रहा है, आपसे सिर्फ सीधे सीधे पूछ रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। ना तो इसके अंदर एलन सैंपल पूछ रहा है, ना इसके अंदर फ्रेडरिक रेडजेल पूछ रहा है, ना इसके अंदर पॉल विडाल डी लप्लास पूछ रहा है। आपको सीधे सीधे पूछ रहा है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी भूगोलवेता की जो आपको अच्छी तरीके से बड़े तरीके से एग्जाम में याद रहे हैं, बड़े तरीके से हेडिंग लगा के लिख सकते हैं कि एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, और फिर आराम से क्या कर सकते हैं, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं भाई। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 25, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताइए। अब भौतिक भूगोल तो क्या होता है? भौतिक भूगोल जब मैंने बताया था आपको शुरू में, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल का बताया था, मानव भूगोल के अंदर क्या होता है, मानव और प्रकृति के मध्य जो भी पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, मानव भूगोल। उसका अध्ययन को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल। तो ये इसमें भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो। नहीं समझ में आया? देखिए दोबारा समझिए इस बात को, मैं आपको यहाँ क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है आपको, सॉरी यहाँ देखिए आपसे कह रहा है कि भौतिक भूगोल, ठीक है, और मानव भूगोल दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। और ऊपर वाला जो प्रश्न नंबर 24 है उसमें पूछ रहे हैं मानव भूगोल की परिभाषा। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भूगोलवेत्ता की परिभाषा लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर नहीं लिखना है तो इनमें देखिए यहाँ क्या है, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या में किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अब बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में मानव
और प्रकृति के बीच जो भी पारस्परिक संबंध है उन संबंधों का अध्ययन क्या किस में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। तो आप ये परिभाषा इसमें भी लिख सकते हैं, अंतर वाले प्रश्न में भी और मानव भूगोल की परिभाषा में भी। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए आपको ऐसे याद नहीं है तो आप क्या कर सकते, किसी जो लेखक सॉरी विद्वान है उसकी परिभाषा यहाँ लिख रहे हैं तो वो चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने मानव भूगोल को ही परिभाषित किया है, समझ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। बस 2 प्रश्न और शेष रहे हैं, उसके बाद में हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में बोलते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को आरेख के माध्यम से समझाइए। आरेख के माध्यम से क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। किसको, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को। किसको, देखिए यहाँ पर किसको बताना है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को किसके माध्यम से, आरेख के माध्यम दर्शाना है। देखिए कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आप सबको पता है विषय क्षेत्र सबको याद होनी चाहिए, बस फ़र्क इतना है। आप सबको अगर विषय क्षेत्र याद है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस करना क्या है, आपको वो विषय क्षेत्र, पहले तो अपन कैसे लिखते थे 1 2 3 4 5 6 बिंदु लगा के, ऐसे नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, आरेख डायग्राम बना के और उस डायग्राम के अंदर उनको हमें समझाना है। तो बेटा डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम आप लोगों को बनाना है इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, आरेख बनाना है। और उस आरेख के अंदर आपको विषय क्षेत्र लिखना है। यहाँ ऊपर हेडिंग लिख देना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र लिख देंगे। फिर 6 विषय क्षेत्र है तो 1, इसमें 2 3 4 5 और 6 नंबर नहीं डाल रहे हैं, आपको लिखना है यहाँ पहले जनसंख्या, फिर दूसरा उस पर संसाधन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, मतलब जो भी जितने भी 6 विषय क्षेत्र मैंने आपको बताए, एक एक विषय क्षेत्र जो बिंदु टॉपिक है वो आपको इनके अंदर लिखने हैं। समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, इसको पूछ सकते हैं। आगे अगर हम बात कर रहे हैं, आगे देखिए, आगे हम इसको लेके चल रहे हैं प्रश्न नंबर 27, और जो कि हमारे इसका लास्ट प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट है भाई, मोस्ट क्वेश्चन है। जीन ब्रुन्स के शब्दों में मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। और ये मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपको समझाया था, इसकी परिभाषा लिखाई थी। जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। तो आप इसको बेटा ढंग से याद कीजिए, ढंग से समझिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को पहले देखिए, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए और फिर बढ़िया तरीके से इसका आंसर आप लोग है जो दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा आज के जो भी क्लास थी, उस क्लास के मैंने आपको 27 प्रश्न हैं जो वो बना के दिए हैं, किस में से, चैप्टर 1 में से। अब आपको इन 27 प्रश्नों को बढ़िया तरीके से आपको समझना है। सबसे पहले क्या करना है, आप उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, इसके बड़े आंसर लिखने हैं और फिर बाद में बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अगर प्रश्न 4 अंक के अगर चैप्टर 1 में से आते हैं तो कोई भी प्रश्न है इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, और इसके अलावा मान लीजिए प्रश्न बाहर जाने का तरीका ये नहीं है कि कोई नया प्रश्न भाई सिलेबस से बाहर थोड़े आएगा, लेकिन मान लीजिए कि कोई प्रश्न अगर दूसरा आता भी है तो वो सिर्फ क्या होता है कि इनको ही क्या करते हैं, शब्दों का हेर फेर कर देते हैं, इन्हीं को घुमा के आपसे अलग प्रकार से वो प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है और आप उसके अंदर क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्न को सही तरीके से समझना है कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या आशा कर रहा है, किस प्रकार का आंसर वो आपसे चाहता है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन का ध्यान रखना है बस, और इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आशा करता हूँ आपकी क्लास बहुत ही मज़ेदार रहेगी, बहुत ही अच्छी रही होगी। अगर आप इसी प्रकार से मेरी क्लास का, मेरी सेवाओं का आनंद लेना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको इसको शेयर कीजिए ताकि और अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और वो जो इसका फ़ायदा उठाकर अपनी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कर सके। ठीक है बेटा,
तो कल हम मिलेंगे अपनी एक नई क्लास के साथ, नई तरीके से, और गौण जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।